हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 13 और 14 की। केंद्र सरकार के रियायती दरों पर ब्याज की बिक्री से कीमतों में आई गिरावट। केंद्र सरकार ने ब्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने की शुरुआत की है। सरकार की सब्सिडी वाली प्याज की खुदरा बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि ब्याज की कीमतों में अभी तेजी बनी हुई है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने आज शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि 5 सितंबर को शुरू की गई सरकार की सब्सिडी वाली प्याज की बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपये से घटकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि मुंबई में 61 रुपये से घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। चेन्नई में खुदरा कीमत 65 रुपये से घटकर 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह में आज भोपाल में देश विदेश के लेखक होंगे सम्मानित। आज हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन स्थित अंजनी सभागार में दोपहर 12:30 बजे से आयोजित इस समारोह में हिंदी भाषा के साहित्य सृजन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश और दुनिया के प्रतिष्ठित लेखकों का सम्मान किया जाएगा। खाद्य विभाग और FCI ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किया समझौता। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता खाद्यान्न की खरीद और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि DFPD और FCI ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य खाद्यान्न खरीद और वितरण की दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता एक ऐसी पहल है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को बेहतर बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि खाद्य सब्सिडी निधि का प्रबंधन उच्चतम स्तर की दक्षता के साथ किया जाए, जिसके लिए FCI संचालन और उसके डिपो के प्रदर्शन में समग्र वृद्धि की जानी है। RINL के लगातार छठी बार जीता राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर का खिताब। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL ने एक बार फिर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में उल्लेखनीय मानक स्थापित किया है। RINL को भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने आज शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई और RINL को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर ने दिया है। BHEL हरिद्वार ने भारतीय नौसेना के लिए बनाई पहली अपग्रेडेड SRGM तोप। अब ये SRGM तोप क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल हरिद्वार के रक्षा एवं एयरोस्पेस विभाग में भारतीय नौसेना के लिए अपनी पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट SRGM तोप का निर्माण पूरा कर लिया है। भेल हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक TS मुरली ने इस SRGM तोप को हरी झंडी दिखाकर बालासोर उड़ीसा के लिए रवाना किया। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में बेहद अहम भूमिका निभाएगी तोप। इस अवसर पर TS मुरली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह तोप देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस तोप का निर्माण एवं आपूर्ति प्रत्येक BHEL कर्मी के लिए आत्मगौरव का विषय है। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा,
देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा, श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मां भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का भी स्थान है। भारत में 7.5% से अधिक आर्थिक वृद्धि दर की संभावना शक्तिकांत दास ने कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार को कहा कि भारत में 7.5% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना है। आरबीआई गवर्नर सिंगापुर में ब्रिटेन वुड्स कमेटी द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 को संबोधित कर रहे थे। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत का आर्थिक वृद्धि परिदृश्य देश के वृहद आर्थिक बुनियाद की मजबूती को बताता है। उन्होंने कहा कि इसमें निजी उपभोग और निवेश जैसे घरेलू कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.2% की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान से थोड़ा ऊपर है। हालांकि दास ने मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद फिलहाल ब्याज दरों में कटौती से इनकार किया। उत्तराखंड कैमाडा व नंदप्रयाग में भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद, 130 तीर्थ यात्री फंसे, 40 निकाले गए। उत्तराखंड के चामोली जिले में गत 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कामेड़ा और नंदप्रयाग में अवरुद्ध मार्गों पर लगातार भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़क को सुचारू करने में व्यवधान हो रहा है। हालांकि नंदप्रयाग में बाईपास से आवाजाही सुचारू है, जबकि कामेड़ा में मार्गों को सुचारू कर दिया गया है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से कहा कि वे अनावश्यक यात्रा ना करें। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि गुरुवार की रात बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कामेड़ा में बाधित होने के कारण वहां फंसे 130 तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन की ओर से रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई। जोशीमठ मलारी मार्ग पर लता के पास दोनों तरफ से सड़क बंद होने पर वहां भी रात्रि को 40 लोग फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की मदद से सुकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है और मोटर मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए NIMI ने आईआईटी छात्रों के लिए शुरू किया यूट्यूब चैनल। व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान निमी ने प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE के तहत गुरुवार को यूट्यूब चैनलों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। इस डिजिटल पहल से भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के कौशल क्षेत्र के दायरे में आने वाले लाखों शिक्षार्थियों को 9 भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वीडियो की सुविधा मिलेगी। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए NIMI वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है या यूट्यूब पर NIMI डिजिटल की सदस्यता ली जा सकती है। हर चैनल में ट्यूटोरियल, कौशल प्रदर्शन और सैद्धांतिक पाठ शामिल हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में शुरू होने वाले इन नए चैनलों का उद्देश्य शिक्षार्थियों को निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के जरिए उनके तकनीकी कौशल में सुधार करने में मदद करना है। हर चैनल से ऐसे ट्यूटोरियल्स, कौशल प्रदर्शन और सैद्धांतिक पाठ शामिल हैं जो मौजूदा वक्त के व्यावसायिक प्रशिक्षण के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उद्योग विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में व्यावसायिक शिक्षा को बदलने की ये ताकत है। NIMI के एक अधिकारी ने कहा, हमारा मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यावसायिक शिक्षा को बदलने की ताकत रखते हैं। सामग्री को कई भाषाओं में पेश करके हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शिक्षा देश के हर हिस्से तक पहुंचे। यही प्रयास सीखने की भावना को समावेशी बना रहा है और शिक्षार्थियों को उद्योग के मुताबिक कौशल हासिल करने के लिए सशक्त बना रहा है, जिसकी उन्हें ज़रूरत है। हवाई टैक्सी से यात्रा जल्द ही बन जाएगी देश की वास्तविकता, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार देश को उन्नत हवाई यात्रा के लिए तैयार कर रही है, इसलिए जल्द ही एयर टैक्सी में सफ़र एक वास्तविकता बन जाएगी। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के
भारत मंडपम में दूसरे एशिया प्रशांत नागरिक विमानन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने वर्टिपोर्ट्स के इनोवेशन का उल्लेख करते हुए कहा, ये हवाई परिवहन का एक ऐसा मॉडल है जो शहरों में यात्रा को आसान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के टॉप नागरिक विमानन इकोसिस्टम में एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। हमारे यहाँ नागरिक उड्डयन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। 10 साल में भारत में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो गई है। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट को और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। गुप्तकालीन इतिहास पर नई दृष्टि डालती है पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, डॉक्टर संजीव कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में डॉक्टर संजीव कुमार द्वारा लिखित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर का लोकार्पण और उस पर चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन IGNCA के कालानिधि विभाग प्रभाग ने किया। IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर BR मणि रहे। कार्यक्रम के दौरान गुप्त साम्राज्य के दुर्लभ सिक्कों की एक अनूठी प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने उस काल के गौरवशाली अतीत को जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया। पुस्तक पर चर्चा के दौरान लेखक संजीव कुमार ने कहा कि यह पुस्तक 4 दशकों के निरंतर और गहन शोध के बाद लिखी गई है और यह गुप्त साम्राज्य के इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करेगी। भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान से सैन्य अभ्यास अल नज़ाह के लिए रवाना। भारत ओमान संयुक्त सेना सैन्य अभ्यास अल नज़ाह के 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी गुरुवार को रवाना हो गई। यह अभ्यास 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। अभ्यास अल नज़ाह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में हुआ था। यह संयुक्त अभ्यास रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाएगा। भारतीय सेना ने आज एक बयान में बताया कि कुल 60 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन करेगी। इसी तरह ओमान की शाही सेना की टुकड़ी में भी 60 सैन्य कर्मी शामिल होंगे, जिसका प्रतिनिधित्व फ्रंटियर फोर्स के सैनिक करेंगे। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण में संचालन पर केंद्रित होगा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PME ड्राइव योजना को मिली मंजूरी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगारों को होगा सृजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल असेसमेंट योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 2 वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार की यह पहल पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगी। साथ साथ यह टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी अहम है। यह योजना अपने PMP के साथ EV क्षेत्र और संबंधित आपूर्ति चैन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। इसके अलावा यह योजना मूल्य श्रृंखला के साथ साथ महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करेगी। विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के माध्यम से भी रोजगारों को सृजन होगा। एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना में एम्बुलेंस को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। यह केंद्र सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। एम्बुलेंस के प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित स्टेक होल्डरों के परामर्श से तैयार किया जाएगा। कैबिनेट ने 31,350 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपए की सहायता को दी है मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जल विद्युत परियोजनाओं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय समर्थन की योजना में संशोधन हेतु विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लगभग 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता वाली इस योजना का कुल परिव्यय 12,461 करोड़ रुपये है।
जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इस संशोधित योजना से जल विद्युत परियोजनाओं के तेजी से विकास में मदद मिलेगी। दूरदराज एवं पहाड़ी परियोजना स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। इसके साथ ही यह परिवहन, पर्यटन, लघु स्तरीय व्यवसाय के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार एवं उद्यमशीलता के अवसरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। यह स्कीम जल विद्युत क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित और नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। दरअसल जल विद्युत परियोजनाओं के तीव्र विकास और दूरस्थ परियोजना स्थलों पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने हेतु पिछली योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। सड़कों एवं पुलों के निर्माण के अलावा 4 और मदों को शामिल करके बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने की लागत यानी बिजली घर से राज्य केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के पूलिंग सब स्टेशन के उन्नयन सहित निकटतम पूलिंग बिंदु तक ट्रांसमिशन लाइन, रोपवे, रेलवे साइडिंग, संचार संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण में आने वाली लागत के लिए बजटीय समर्थन के दायरे को विस्तारित करना, परियोजना की ओर जाने वाली मौजूदा सड़कों और पुलों का सुदृढ़ीकरण भी इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता का पात्र होगा। कैबिनेट ने मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता के लिए 2000 करोड़ की लागत की मिशन मौसम पहल को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मिशन मौसम नामक एक महत्वाकांक्षी पहल के शुभारंभ को हरी झंडी दे दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अगुवाई में इस मिशन का उद्देश्य मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं में भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाना है। मिशन मौसम को मौसम निगरानी, पूर्वानुमान और चरम मौसम घटना प्रबंधन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना के तहत उन्नत अवलोकन प्रणाली, उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग प्रणाली, अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, मशीन लर्निंग तकनीकों को एकीकृत किया जाएगा ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही पैमानों पर सटीक मौसम पूर्वानुमानों का पता लगाया जा सके। इस पहल के तहत मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता अलर्ट, चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान और कोहरे, ओलावृष्टि और भारी बारिश जैसी घटनाओं के लिए मौसम हस्तक्षेप में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल में पृथ्वी प्रणाली मॉडल, उच्च तकनीक वाले सेंसर के साथ उन्नत उपग्रह प्रणाली और वास्तविक समय के डाटा प्रसार के लिए GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास भी शामिल है। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।